जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पिज़्ज़ा खान डूबी हुई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को कवर करने के लिए भारत के खिलाफ आग और जहर उगल रही है। क्योंकि एक रिटायर्ड फौजी भी बैठा है, वो भी कैसे अनर्गल नाप शनाप बातें कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आज पूरे विश्व में बिल्कुल फेल हो चुकी डिप्लोमेसी है, जबकि अब इमरान खान की चमचागिरी करने के चक्कर में अब पिज़्ज़ा खान इतनी भूख ला गई है कि बात बात में हर डिस्कशन में भारत का डिबेट लाके और अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करती रहती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कौमी सलामती की पॉलिसी निहायत जामे है। कौमी सलामती के साथ फूड सिक्योरिटी वाबस्ता है और पहली बार कौमी सलामती को मुआशी सूरत हाल से जोड़ा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी का सबसे अहम नुकता आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अच्छा, दूसरी जानिब भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब किया गया और उनसे हिंदुत्वा के हामियों की जानिब से भारतीय मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए ये जो खुल्लम खुले मुतालिबात की शदीद मजम्मत की गई है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत पर जोर दिया गया कि ये बात इंतहाई काबिल मजम्मत है कि नस्ल कुशी का मुतालबा करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों ने ना तो इस पर अफसोस का इजहार किया और ना ही मोदी हुकूमत ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत जो आलमी बरादरी से मुतालिबा कि वो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर भारत को जिम्मेदार ठहराए और मुसलमानों की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है सीनियर डिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उस पर 2014 में काम शुरू हुआ था और अब 9 साल बाद मंजूरी हुई है। क्या कहेंगे कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती पॉलिसी, जिस पर तमाम सिविल अस्करी जो क़यादत है वो मुत्तफिक हो? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे असल में जहाँ भी सलामती का लफ्ज़ आता है सिक्योरिटी अंग्रेजी में, तो लोग ये समझते हैं जी कि शायद ये दिफा के मुतल्लिक है, दिफाई पॉलिसी है, टैंक और तोपों के मुतल्लिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी का एक एक्सटेंडेड तर्जुमा है जिसके अंदर ये सारी बातें जिनका आपने जिक्र किया, तालीम का इंतज़ाम, उसके बाद इंसाफ की फराहमी, बराबर के मुआशी मौक़े फराहम करना और बहुत सारी चीज़ें, इसमें एनवायरनमेंट वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये मेरा ख्याल ये लिंक मिसिंग था, इसलिए कि देखें वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। दिफाई पॉलिसी मौजूद थी, फॉरेन पॉलिसी मौजूद थी, फाइनेंस पॉलिसी चल रही थी, लेकिन इनके ऊपर मजबूत तौर पर इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई एपेक्स पॉलिसी जिसको कहते हैं टॉप लेवल की, वो रिटन फॉर्म में गैर मौजूद थी। तो लिहाजा ये खला था। और क्योंकि मैंने खुद भी इस पर काम किया, ये सरताज अजीज साहब के ज़माने से काम शुरू हुआ, उसके बाद नासिर जंजुआ साहब ने काम किया, फिर मैंने इसके ऊपर काम किया और अब ये शेरा साहब ज़रा के वो यूसुफ साहब के सर जाता है, उन्होंने इसको मुकम्मल किया। और आपको क्रेडिट इसी हुकूमत को देना पड़ेगा जिन्होंने ये इसको माना और अडॉप्ट किया। तो ये बहुत अहम पॉलिसी है, इसके बगैर जो कुछ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। एक मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ, ऐन मुमकिन है कि फॉरेन पॉलिसी जो है कुछ मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में सोच रही हो और जो फाइनेंस डिवीजन है उसको ये सूट ना करता हो, उसको दूसरे मुल्क सूट कर रहे हो, और डिफेंस पॉलिसी वाले जो लोग हैं वो कहीं और से हथियार लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फिर एक हौच पौच हो जाता है। ये जो पॉलिसी है ये एक डायरेक्शन फराहम करती है, ये उनकी कोऑर्डिनेशन का काम करती है और इसमें तमाम अमूर जो हैं उनको शामिल कर लिया जाता है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल भी इसका ऐसा है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये पॉलिसी आप जो समझें कि आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये नहीं कि इसकी गैर मौजूदगी में ये काम हो नहीं रहा था, अब ज़्यादा मजबूत तरीके से होगा। जी ठीक है। अच्छा जनरल साहब, क्या पाकिस्तान के लिए जो हालिया बरसों की बात करूं खतरे की नौयत बदल गई है और सिक्योरिटी की जो नई तारीफ है उसमें पाकिस्तानी ये जो पॉलिसी साज इदारों की तरफ से मुल्की मईशत को भी सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है? वज़ीर आज़म साहब ने भी इजलास में अवामी फलाह और सिक्योरिटी का ताल्लुक बयान किया है। जी, ये तो मेरा ख्याल है कि ये आप कह सकते हैं कि जिनको मालूम नहीं था सिक्योरिटी का मतलब, वो तो ये कह सकते हैं कि जी हमें पहली दफ़ा पता चला है कि नेशनल सिक्योरिटी ये होती है। बात ये मेरी बहन के जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म हैं
जो भी अपने इंटरेस्ट की बात समझते हैं, उनको पता है सुप्रीम इंटरेस्ट किसी भी मुल्क का है वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है हर मुल्क का। तो ये कहना कि जी पहली दफा ये हुआ है, ये बड़ी मेरे ख्याल है, मुझे नहीं पता कि अगर उनको पहली दफा पता चला है तो ये अलग बात है, हमें तो बहुत अरसे से पता था। देखिए ये जो एक बात बढ़ाई जा रही है बहुत कि जी ये जियो इकोनॉमी का ज़माना है, और मैं हमेशा बात करता रहता हूँ और आपके प्रोग्राम पे मैंने बहुत दफ़ा कहा है, जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स आपस में गुंदे हुए हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है। अगर मिसाल का देखें, हमेशा से इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, हमेशा से हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका मतलब वसाइल है, और वसाइल हासिल करने के लिए आपको अच्छे ताल्लुकात चाहिए जो कि रिलेशंस हैं, और अच्छे ताल्लुकात के लिए बाज़ औक़ात आपको कुछ ऑफर करना पड़ता है, कुछ दबाव डालना पड़ता है, वो जियो स्ट्रेटजी है। तो जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स मिले हुए हैं, और ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है जी कि अब हम जियो इकोनॉमिक्स के दौर में दाखिल हो गए। हमेशा से जियो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये अगर कोई ये कहता है कि मुझे आज समझ आई है, वो अलग बात है। तो मैंने तो जब से ये स्ट्रेटजी पढ़ी है और पॉलिसीज पढ़ी है, मुझे तो पता है कि ये कोई ऐसी बात नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता इसको कोऑर्डिनेट करना, इसको सही डायरेक्शन देना, ये वाकई नई बात है, और इसके मुताबिक सारी चीज़ों को चलाना ये एक अहम बात है। लेकिन एक बात मैं ऐड करता जाऊँ अगर आप इजाज़त दें, ठीक है, वो ये है कि फिलॉसफियाँ और पॉलिसियाँ कुछ नहीं होती जब तक कि आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की ताकत ना हो। ठीक है, बड़ी अहम बात, बहुत अच्छा पॉइंट। अच्छा आगे चलते हैं जनरल साहब, कुछ नाक़िदीन ये कहते हैं कि जी कौमी सलामती पॉलिसी हर मुल्क का एक सियासी, वो कहते हैं जी इस पर एक दस्तावेज होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट खारिजा अमूर और जो अंदरूनी मामलात हैं उसको कंट्रोल करती है। इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी। जी ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसका मैं चूंकि खुद फर्स्ट हैंड मुझे एक्सपीरियंस है, लिहाजा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बात ये है कि ये जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट की, और आजकल आप समझ लें नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की, कि वो टॉप की पॉलिसी जो कि डायरेक्शन दे, उसका एक डॉक्यूमेंटेड इजरा करे ताकि बाकी लोग अपनी पॉलिसी बना सकें। अभी मैं ये बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता रहा है कि हम एक ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी बनाते थे, और NDU पे एक एक्सरसाइज होती थी, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते थे। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि कोई नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट हो ताकि उसमें से हम अपनी दिफाई पॉलिसी निकाल सकें, लेकिन ये चूंकि नापैद थी, तो हम एक ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी बना के फिर हुकूमत को भेजते थे कि ये हमारी डिफेंस पॉलिसी है। कोई जवाब नहीं आता था, कभी उस पर किसी ने उसको अप्रूव नहीं किया है। तो फिर हम खुद ही, यानी कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है, वो एक डिफेंस पॉलिसी के ऊपर दस्तखत करके उसको उस पॉलिसी का इजरा कर देता था। तो जब टॉप की पॉलिसी नापैद थी, तो नीचे वाली पॉलिसी जो है जितनी भी है, चाहे फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, वो अपने अपने अकल के मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक वो बना देते थे। साफ ज़रा एक्सपर्ट्स तो डिफेंस पॉलिसी के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ही है, फाइनेंस पॉलिसी के फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट में ही है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन देने के लिए इस पॉलिसी की जरूरत होती है। तो ये गलत है बिल्कुल इल्ज़ाम कि जी चूंकि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी बनाती थी तो लिहाजा हमें किसी और को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एहलियत पैदा करें बनाने की तो फिर बन जाती। ठीक है। अच्छा ये जनरल साहब, सियालकोट के वाक़े पर हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, सब ने उस वाक़े की शदीद मजम्मत की, लेकिन भारत में जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है उस पर किसी के कान पे जून तक नहीं रेंगती है। और अब उनके जो बीजेपी के जो रहनुमा मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए खुलेआम ऐलानात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उनकी अदलिया के आप डिसीजंस देख लें कितने बाइस्ड आते हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, मुसलमानों को लेकर, मसाजिद पर वहाँ हमले किए जा रहे हैं, और अब नस्ल कुशी के लिए खुलेआम ऐलानात किए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जी पहली बात तो ये कि बहुत काबिल अफसोस सूरत हाल है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के ज़िम्मे एक काम तो ये है कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पे लोगों को आगाह करे, पूरी दुनिया को आगाह करे, लेकिन आपको पता है दुनिया किस चीज़ पे कान धरती है, किस चीज़ पे कान नहीं धरती, उस पर आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जुल्म सितम भारत के मुसलमानों पर हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की कमज़ोरी भी एक वजह है। ये नहीं मैं कहता कि टोटल वजह ये है, क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत होता तो पाकिस्तान की आवाज़ भी मजबूत होती, और ये सिर्फ एटम बम रखने से मुल्क मजबूत नहीं होते, उसको मजबूती के और बहुत सी चीज़ें, और हमें आज उस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आपके नाज़रीन भी समझते हैं, आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ। पाकिस्तान की आवाज़ में जब तवानाई होगी
तो भारत में इस किस्म के काम नहीं हो पाएंगे। और फिर ये भी हमें देखना है कि एक बड़ा हमसाया मुल्क पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं जब आपके पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा हो। आप तो वो नहीं कर पाए जो कि आपका अपना मसला था, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसको भी आपने कश्मीरियों का मसला बना के पेश कर दिया, हालांकि वो पाकिस्तान का मसला था। तो भारत के मुसलमान बेचारों की तो हम क्या मदद कर पाएंगे। तो हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। तो मेरा ख्याल है वो जान जब भी हमने अपने अंदर पैदा कर ली तो आप देखेंगे कि वहां भी हिंदू सोचेंगे मुसलमानों पर हाथ उठाते हुए।